हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना उस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अपना साइंस की हमारी एनसीईआरटी चल रही है यहाँ पे क्लास 9 की। उसका चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम क्या है यहाँ पे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो हमने यहाँ पे प्रीवियस यहाँ पे अपना अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 8 जिसका यहाँ पे नाम क्या था वो था मोशन। तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर लिया है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फिजिक्स के सेक्शन से, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि क्लास 9 में आपकी एक ही बुक है और तीनों आपके जो है यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो एक ही बुक में आते हैं। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे केमिस्ट्री और बायो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अभी हम प्रेजेंट में फिजिक्स पे हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हो। फिजिक्स में भी आपके यहाँ पे ओवरऑल 5 चैप्टर्स है जिस पे भी हम यहाँ पे सेकंड चैप्टर पे हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड चैप्टर है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 9 का। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं अच्छे से। साथ ही साथ यहाँ पे मैं अगली वीडियो यहाँ पे लाऊंगा, वहाँ पे हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगा लेंगे। और जो पीवाईक्यूज है वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे 8th वाला जो हमने यहाँ पे चैप्टर की एक वीडियो निकाली थी जहाँ पे हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यू किए थे। तो इन दोनों चैप्टर्स के आप ऐसे समझ सकते हो यहाँ पे, ये क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है तो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे पीवाईक्यूज करा चुका हूँ क्लास 8 के मोशन वाली, जो हमने क्वेश्चन वाली वीडियो बनाई थी उसमें, ठीक है। तो अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लेंगे। फिर अगली वीडियो से अगली जो आएगी यहाँ पे सीरीज में साइंस की एनसीईआरटी सीरीज जो हमारी चल रही है उसमें फिर हम नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे शुरू कर देंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई भी कमेंट होता है, कोई सजेशन होता है, कोई डाउट होता है, तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे जरूर कमेंट कर देना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। साथ ही साथ जो हम और भी यहाँ पे जो प्रैक्टिस करते रहते हैं क्वेश्चंस की, तो वो भी आपके यहाँ पे होती रहेगी, ठीक है। तो चलो यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे पिछले चैप्टर में देखा था कि यहाँ पे मोशन में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जैसे एक्सेलरेशन पढ़ा था हमने, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी थी। पर हमने यहाँ पे ये नहीं देखा था उस पर्टिकुलर चैप्टर में कि मोशन किसकी वजह से यहाँ पे होता है, ठीक है। ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे मोशन देखने को मिलता है, मतलब फील करने को मिलता है, आप ऐसे बोल लो, या फिर कौन सी चीज यहाँ पे मोशन को कॉज करती है। तो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि मोशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ नीचे ना इमेजेस दे रखी हैं, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो अगर हम ऐसा मान के चलते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स रखा है, ठीक है। अगर ये बॉक्स को आप कोई भी फोर्स नहीं दे रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहे हो, या फिर फोर्स मतलब क्या हो गया, पुश करना हो गया, पुल करना हो गया, ठीक है। मतलब आप अपने पास से दूर धक्का दे रहे हो या फिर अपने तरफ यहाँ पे खींच रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका पुश हो गया, पुल हो गया, या फिर हिट कर रहे हो, जैसे क्रिकेट बॉल को हिट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे नीचे हॉकी बॉल को आप यहाँ पे एक लड़की हिट कर रही है ये। तो ये सब क्या है आपका, ये सब आपकी एक टाइप की फोर्स है जो आप यहाँ पे लगा रहे हो, ठीक है। तो ये सब आपकी क्या है, यहाँ पे एक फोर्स है, जो एक एक्सटर्नल फोर्स है जो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो, तभी आप यहाँ पे बोल पाओगे कि ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर मान लो यहाँ पे जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अगर इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही है तो ये ऑब्जेक्ट आपका कैसे रहेगा, ये आपका रेस्ट पे रहने वाला है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो नेचुरली जो आपके ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो रेस्ट पे रहते हैं। अब जैसे आपके मान लो टेबल पे बुक रखी हुई है, ठीक है। वो आपकी रेस्ट पे है, जैसे आप उसको उठाओगे फिर दूर रख दोगे ऐसे, तो उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, आप फोर्स लगा के पहले उसको उठा रहे हो फिर अलग रख दे रहे हो। पर अगर जैसे यहाँ पे जब वो बुक रखी हुई थी उस टाइम पे, वो उस टाइम पे रेस्ट पे थी, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे इमेजेस में देखोगे तो यहाँ पे ये लड़का जो है यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको पुश कर रहा है, क्योंकि ये अपने साथ यहाँ पे इस डायरेक्शन में अपने साथ ही लेके जा रहा है, अपने डायरेक्शन में लेके जा रहा है, ठीक है। वहीं पे पुल मतलब क्या हो गया कि अपनी तरफ खींचना, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन आप उसको बोल सकते हो। तो जैसे ये ड्रॉर है, ड्रॉर पे यहाँ पे आप अपनी तरफ में खींचते हो तभी ये खुलेगा ना। अगर आप इसको उधर धक्का दोगे तो ये तो खुलना ही नहीं है, तो बंद होगा उस डायरेक्शन में। तो ये किसका एग्जाम्पल है, पुल का एग्जाम्पल है। फिर नीचे अब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये किसका एग्जाम्पल था, ये हिट का एग्जाम्पल था, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे दे रखा है कि पुश करना, हिट करना या फिर पुल करना कोई भी ऑब्जेक्ट को, उससे हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं, उसके मोशन में क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीजों से हम यहाँ पे बता सकते हैं। अब जैसे मैंने मोशन बोला वो रेस्ट पे था, रेस्ट से जैसे हमने यहाँ पे पुश किया, पुल किया या हिट किया, वो आपका यहाँ पे उसके मोशन में चेंज आ गया, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक। अब ये सब आपके यहाँ पे किसके ऊपर बेस्ड रहता है, ये आपका रहता है फोर्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो वो सब हम यहाँ पे अभी अच्छे से एकदम पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे आपको अलग चीज क्या याद रखनी है कि फोर्स आप यहाँ पे देख नहीं सकते हो, ठीक है, ना ही आप टेस्ट कर सकते हो, ना ही आप यहाँ पे फेल्ट कर सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पे एक चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपको ना हमेशा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे ये जो लड़का है इसको ट्रॉली को यहाँ पे पुश कर रहा है,
तो आपको ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि ट्रॉली भी इसके साथ साथ यहाँ पे मूव कर रही है ना? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि फोर्स को, यहाँ फोर्स से जो भी चीज होती है ना, उससे आप ऐसा समझ सकते हो यहाँ पे कि आप उसको देख सकते हो, चीज को फील कर सकते हो, और इफेक्ट भी आप उसका देख सकते हो, ठीक है, कि क्या इफेक्ट हो रहा है उसको फोर्स पे, मतलब फोर्स आप यहाँ पे जब प्रोवाइड कर रहे हो उस पे तब। ठीक। फिर नेक्स्ट पे अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखेगा कि दे मूव बिकॉज वी मेक अ फोर्स एक्ट ऑन देम। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब भी आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो ना, तब जाके आपका जो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है वो आपका यहाँ पे मूव करना शुरू करता है, ठीक है, चाहे वो आपकी तरफ मूव कर रहा हो, दूर की तरफ मूव कर रहा हो, पर वो मूव करना तभी शुरू करेगा जब आप यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना है। फिर अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट में बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें देखो पता है, हमें यहाँ पे हमने पिछले जो हमारा चैप्टर था वहाँ पे हमने वेलोसिटी स्पीड हमने पढ़ा था, तो आपको पता होगा कि कौन सी आपकी स्केलर होती है, कौन सी आपकी वेक्टर होती है, किसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और किसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो वेलोसिटी आपकी क्या होती है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या बोला जा रहा है कि जो आपका फोर्स है ना बेसिकली, वो आपका यहाँ पे यूज होता है चेंज करने के लिए मैग्नीट्यूड को भी, ठीक है। जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, आपका जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रहा है बेसिकली, तो उसके पास क्या यहाँ पे वेलोसिटी है, तो उसको यहाँ पे चेंज करने के लिए आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा, मान लो आप यहाँ पे ट्रॉली खींच रहे हो, ठीक है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, जैसे आपको यहाँ पे नीचे डायग्राम में ही दे रखा है, ठीक है। अब जैसे ये आपकी बॉल है, यहाँ पे ये बॉल है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक तरफ यहाँ पे कोई दूसरा इंसान इसको ऐसे पुश कर रहा है, एक तरफ से आप ऐसे पुश कर रहे हो, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसका जो यहाँ पे साइज है ना, ये चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वो एकदम चिपक सी जाएगी, या साइज उसका आपको दिखेगा जब आप फोर्स अप्लाई करोगे, एक दोनों, मतलब दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में, जब आप एक दूसरे के डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे, तब आप देखोगे कि जो उस बॉल का साइज है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। वही सेम अगर आप यहाँ पे ऊपर देखो, तो आपको पहले एक स्ट्रिंग मिली इस शेप की थी, जब आपने यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जब यहाँ पे स्ट्रिंग को खींचा, तब वो यहाँ पे ऐसे आपकी फैल गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका साइज यहाँ पे इंक्रीज हो गया, जब आप एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे की तरफ जब फोर्स लगा रहे थे, तब क्या हो रहा था, डिस्टेंस जो आपका साइज था यहाँ पे जैसे बॉल का, वो आपका क्या हो गया था, यहाँ पे कम हो गया था। जैसे ही आपने एक दूसरे के अगेंस्ट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई स्ट्रिंग पे, तो आपकी जो स्ट्रिंग थी वो यहाँ पे क्या हो गई, फैल गई, है ना। तो ये सब आपको यहाँ पे इससे पता चलेगा कि यहाँ पे चेंज इन मैग्नीट्यूड आप यहाँ पे देख सकते हो, साथ ही साथ आपको यहाँ पे चेंज इन डायरेक्शन भी देखने को मिल जाएगा फोर्स से, हेल्प से मोशन का, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट पे बात करें, तो आपका यहाँ पे वही जो मैंने आपको अभी नीचे एग्जांपल दिया कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख ही रहा है यहाँ पे कि शेप भी चेंज हो रहा है और साइज भी चेंज हो रहा है, ठीक है। साइज आपका कहाँ है, बॉल का चेंज हो रहा है, शेप आपका यहाँ पे स्ट्रिंग का चेंज हो रहा है, ठीक है, फोर्स अप्लाई करके। अब नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे टॉपिक आ जाता है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब देखो यहाँ पे आपको क्या रखना है कि ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम बोथ दी साइड्स विद इक्वल फोर्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट मैंने क्यों मार्क किया, अगर मान के चलते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे ये आपका एक ब्लॉक है या बॉक्स है, एक तरफ ये इंसान खड़ा हुआ है जिसका नाम है ए, एक तरफ यहाँ पे ये इंसान खड़ा है जिसका नाम है यहाँ पे बी, ठीक है। अब ये इस तरफ में फोर्स लगा रहा है, ये इस तरफ में फोर्स लगा रहा है, और मान लो दोनों की जो फोर्स है वो इक्वल है, ठीक है, किसी की कोई ज्यादा फोर्स नहीं है, मतलब दोनों एक ही ताकतवर है, मतलब सेम ताकत है दोनों में, और दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो यहाँ पे बॉक्स होगा वो यहाँ पे हिलेगा ही नहीं, वो सेम ही खड़ा रहेगा, वो रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है। तो यही बात आपको यहाँ पे बोली जा रही है कि यहाँ पे जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और दो लोग हैं, जब यहाँ पे वो एक ही डायरेक्शन में नहीं लगा रहे हैं फोर्स, एक दूसरे के डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा, जो आपका यहाँ पे, और वो भी इक्वल फोर्स के साथ, तो जो आपका ऑब्जेक्ट जैसा था वो वैसा ही रहेगा, वो आपका रेस्ट पे ही रहने वाला है, ठीक है। अगर हम मान के चलते हैं हम दूसरी कंडीशन, जैसे यहाँ पे ये बॉक्स है, ठीक है। अब ये जो इंसान है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, मान लो ये ए है और ये पावरफुल है, ठीक है, इसके पास ज्यादा पावर है, बॉडी बिल्डर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और ये आप हो या हम है, ठीक है, ये बी ऑप्शन। तो अब ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और आप इसके अपोजिट यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, एक दूसरे की तरफ आप ये दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है अब इसकी पावर ज्यादा है, तो इसका यहाँ पे क्या होगा, जो फोर्स ये लगाएगा वो ज्यादा ताकतवर रहेगा, ठीक है, मतलब ज्यादा ताकत का फोर्स रहेगा। तो जो बॉक्स है आपका यहाँ पे, ये इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा हल्का हल्का, ठीक है, जितनी भी फोर्स से वो लगाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जब भी यहाँ पे इक्वल फोर्स लगती है अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे की तरफ की जो डायरेक्शन है उस तरफ में, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे इक्वल फोर्स में कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे ही रहता है। जब जब आपकी अनबैलेंस्ड जब होगी,
ठीक है। अब इस ये केस कैसा हो गया, ये आपका बैलेंस्ड केस है जहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही है, और ये आपका कैसा है, ये है आपका अनबैलेंस। तो आपको यहाँ पे एक चीज पता चल रही है कि आपका यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट हो वो मोशन में कब आपको देखने को मिलता है, जब भी अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर लगती है। ठीक है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका मोशन में आपको यहाँ पे दिखाई देता है। एंड यहाँ पे आप देख पाओगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो तो, टू अपोजिट फोर्सेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड पुल दी ब्लॉक। ठीक है। मतलब आप अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड की अगर आप फोर्सेज लगाते हो, डिफरेंट आप बोल लो यहाँ पे स्ट्रेंथ की फोर्सेज लगाते हो, तो उस केस में यहाँ पे जो आपका ब्लॉक है तभी आप यहाँ पे उसको हिला पाओगे। ठीक है। तो वही बेसिकली आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, और वो आपका उस डायरेक्शन में ही ज्यादा मूव करेगा जिस डायरेक्शन में भी जो फोर्स जो आपकी लग रही हो मैक्सिमम लग रही हो। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अपना यहाँ पे आ जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया कि अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ही आपका यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो आपका यहाँ पे मोशन में रहता है। इतनी बार हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलेगा यहाँ पे कि जो आपका बॉक्स है, ठीक है, वो कब मूव नहीं करेगा। जो आप यहाँ पे देख पाओगे कि बॉक्स डज नॉट मूव बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द पुश। मतलब जब हमने यहाँ पे फोर्स लगाई तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक और फोर्स लगती है जिसको हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन बोलते हैं। तो उसकी वजह से जो आपका बॉक्स है बेसिकली वो आपका यहाँ पे मूव नहीं करता, वो आपका यहाँ पे रेस्ट पे रहता है, यही आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर नीचे अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे बाइसाइकिल का। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे पता है कि जब आप यहाँ पे पेडल्स मारते हो तभी आपके यहाँ पे जो बाइसाइकिल है वो यहाँ पे मूव करती है। अब जैसे ही अगर आप यहाँ पे पेडल मारना बंद कर दो, ठीक है, अब मान लो हम यहाँ पे मेनली बात करें स्ट्रेट जो आपके यहाँ पे ये रोड है इसमें, ठीक है, अब हम इंक्लाइन वगैरह में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एकदम फ्लैट रोड पे हम बात कर रहे हैं। तो उस केस में अगर आप यहाँ पे पेडल मारना बंद कर देते हो तो उसमें आप यहाँ पे देखोगे जो आपकी बाइसाइकिल है वो आपके यहाँ पे स्लो डाउन हो जाती है। और वो क्यों होता है, क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में अब आप यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रही होती है, इसलिए आपकी यहाँ पे जो बाइसाइकिल है वो अब यहाँ पे स्लो डाउन हो जाती है। तो इससे हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि आपको अगर यहाँ पे मेंटेन करना ही है, अगर यहाँ पे अपना जो वेलोसिटी मोल लो या मोशन में रहना है, तो उस केस में आपको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी जो कि आपकी यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स रहने वाली है। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि अनबैलेंस्ड फोर्स से ही आप यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे मूव करा सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे भी देख पाओगे तो यहाँ पे ये फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, ये दोनों इस डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करा रहे हैं, पर यहाँ पे नीचे फ्रिक्शन फोर्स लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में। फिर यहाँ पे ये सेम केस आप अगर देखोगे, अब यहाँ पे इन्होंने ज्यादा फोर्स लगाई, ठीक है, मतलब इन्होंने ज्यादा ताकत लगाई, तो तब जाके यहाँ पे ये बॉक्स को हिला पाए। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे फोर्स आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लगानी है, मतलब फ्रिक्शन और यहाँ पे जो फोर्स है वो फ्रिक्शन ये अगर इक्वल रहती है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे रहने वाला है। अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी आपका यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आपका मूव करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाते हैं अपने यहाँ पे अगले टॉपिक पे जो कि हमारे यहाँ पे होने वाला है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखो ये जो अगर हम बात करेंगे ना तो वैसे तो आपको पता है कि लॉज ऑफ मोशन आपके यहाँ पे न्यूटन ने दिए हैं, पर यहाँ पे उन्होंने किसके बेसिस पे दिए, किस आइडिया के बेसिस पे दिए, तो वो आइडिया किसका था, वो आपका यहाँ पे आइडिया था गैलीलियो का। ठीक है। तो यहाँ पे किसका आइडिया था, ये आपका यहाँ पे आइडिया था गैलीलियो का। तो इन्होंने बेसिकली क्या देखा था, तो इन्होंने ऐसे दो इंक्लाइन प्लेन देखे थे, ये एक ये और ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पे जैसे इन्होंने बॉल दे रखी है, अब अगर आप इंक्लाइन प्लेन पे एकदम टॉप पे, अगर इस वाले इंक्लाइन प्लेन की हम बात करें, यहाँ पे आप टॉप पे बॉल रख देते हो, तो विदाउट एनी फोर्स ये आपकी जो बॉल है वो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है। और कांस्टेंट स्पीड रहने वाला है और वेलोसिटी आपकी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। वहीं अगर आप बात करोगे इस ब्लॉक की, और इधर अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे अब आप बॉल जो है यहाँ पे वो इसके बॉटम पे रख रहे हो, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे जो आपकी यहाँ पे बॉल होगी वो उसकी स्पीड जो होगी ना, पहले जैसे अब देखो यहाँ पे बेसिकली मूव कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने बॉल रखी और फिर यहाँ से होके जो बॉल का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में अब जा रहा है। ठीक है। यू शेप में आप इसको बोल सकते हो थोड़ा। तो इस शेप में आपका यहाँ पे ये डायरेक्शन जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने डायरेक्ट पहले बॉल यहाँ रखी फिर यहाँ रख के बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो वो आपका यहाँ पे जो बॉल है वो आपकी थोड़ी बहुत मोशन में है पहले से ही, मतलब पहले वो यहाँ पे आई फिर टच करे यहाँ पे और फिर इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा, अगर आप इधर इस डायरेक्शन में रखते हो तो जब यहाँ पे ये इस वाले प्लेन पे है, ठीक है, इस वाले इंक्लाइन प्लेन पे है, तब ये आपकी जो ये बॉल है तो आप इस डायरेक्शन में आते हुए इसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। और जब यहाँ पे वो इस वाले प्लेन पे जब आएगी, ठीक है, इस वाले पे, तो यहाँ पे जब वो नीचे से ऊपर जा रही होगी तब आप देखोगे यहाँ पे कि जो इसकी वेलोसिटी होगी ना वो यहाँ पे कम होती रहेगी। ठीक है। तभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक इक्वल अगर आपका यहाँ पे इंक्लाइनेशन एंगल है, साथ ही साथ इक्वल हाइट पे अगर आप यहाँ पे रखते हो, जैसे अब इन्होंने बॉल यहाँ से फेंकी, तो ये जो बॉल है आपकी वो इधर तक ही जाने वाली है। ठीक है। मतलब यहाँ पे इक्वल लेंथ तक आप बोल लो या फिर इक्वल
क्योंकि इसका इंक्लाइनेशन एंगल आपका यहाँ पे इक्वल रहने वाला है। तो जिस भी आप यहाँ पे फेंकोगे, जिस भी लेंथ से फेंकोगे, अब जैसे मान लो आप यहाँ पे बॉल इस वाले डायरेक्शन में फेंकते, ठीक है, इस वाले पॉइंट से फेंकते, तो आपकी जो बॉल है वो इसके सीध में आके मतलब यहाँ तक ही वो सिर्फ जाती, तो वो इसके ऊपर नहीं जाती, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर दोनों यहाँ पे इक्वल है, इंक्लिनेशन एंगल अगर दोनों ही पॉइंट्स का इक्वल है, तो उस केस में यहाँ पे जो भी आप पॉइंट से आप यहाँ पे फेंक रहे हो पहले वाले इंक्लिनेशन प्लेन से, तो दूसरे वाले में भी वो इक्वल लेंथ तक ही जाने वाला है, ठीक। अब अगर मान लो यहाँ पे इस इसके एंगल को आप यहाँ पे इस तरीके से ला देते, तो अब यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में बन जाता है, ठीक है, ये ऊपर का हिस्सा नहीं होता, इस डायरेक्शन तक बन जाता है। तो उस डायरेक्शन में आप क्या देखोगे कि तो यहाँ पे इसके पार भी जा सकता है वो चीज, ठीक है। वहीं पे अगर आप इसको एकदम हॉरिजॉन्टल ले आते हो, मतलब यहाँ पे एकदम लेटा देते हो, इस तरीके से आपका आ जाता है, मतलब ये वाला इंक्लिनेशन प्लेन है, अब इसको एकदम स्ट्रेट कर देते हो, तो उस केस में आप देखोगे कि जो बॉल की स्पीड होगी बहुत ज्यादा तेज होगी और फिर इस डायरेक्शन में मूव ही करती रहेगी, ठीक है, आखिरी तक, जब तक यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता और वो यहाँ पे रुक नहीं जाती, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे बेसिकली गैलीलियो ने देखे थे, और जिसको देख के ये बेसिकली यहाँ पे ये किसके यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस थे, तो ये ऑब्जर्वेशंस थे गैलीलियो के, और इनके आइडिया के ऊपर यहाँ पे न्यूटन ने काम किया था। और न्यूटन ने यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि न्यूटन फर्दर स्टडीड गैलीलियो आइडियाज ऑन फोर्स एंड मोशन, प्रेजेंटेड थ्री फंडामेंटल लॉज, ठीक है, और जिन्हीं को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट लॉ आपका यहाँ पे क्या बोलता है, तो फर्स्ट लॉ आपका बोलता है कि ऑब्जेक्ट जो आपका है वो आपका रेस्ट पे ही रहता है, ठीक है। अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, अनटिल अगर आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दो, ठीक है। पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना है, पहला मोशन क्या बोलता है, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहता है, और अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहता है, अनटिल अगर आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करो, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने यहाँ पे देखा होगा, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल चलो नीचे की तरफ समझाता हूँ, तो जैसे आप मान लो यहाँ पे कि आपकी ये ऐसी कोई बस है, ठीक है, ये बस है आपकी, ठीक। अब यहाँ पे ये मूव कर रही है, ठीक है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, फिर आगे जाके उसने देखता है यहाँ पे कि एक स्पीड ब्रेकर आता है, और ये बस वाला जो बस ड्राइवर है यहाँ पे बेसिकली, वो अब यहाँ पे क्या लगा देता है, ब्रेक लगा देता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे वो ब्रेक लगाएगा तब आप देखोगे जो यहाँ पे मान लो इंसान खड़ा हुआ है, वो यहाँ पे क्या करेगा, अब यहाँ पे वो एक तरीके से आगे की तरफ यहाँ पे बैंड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आगे की तरफ, क्योंकि फोर्स क्या है, उसने फोर्स जो यहाँ पे लग रही थी उसको एक तरीके से उसने एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लगाई, ब्रेक वाली फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, जो आपका यहाँ पे जो आपका इंसान खड़ा हुआ था बस में, वो आगे की तरफ यहाँ पे झुक गया, ठीक है, फोर्स की तरफ उसकी वजह से। अब एक दूसरा केस आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे मान लो अब ये आपकी बस है जो आपकी यहाँ पे रेस्ट पे है, ठीक है, ये अभी आपकी यहाँ पे रेस्ट पे है, तो अगर अंदर आपका यहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ है या फिर खड़ा हुआ है, ठीक है, जिस भी तरीके से आप मान लो, अब यहाँ पे मान लो ड्राइवर इसका शुरू कर देता है बस को चलाना, तो जब एकदम से बस आपकी चलेगी ना, तब आप देखोगे कि आपको झटका लगता है, तो जब आपको वो झटका लगता है तब आप यहाँ पे जो आपकी बॉडी है वो पीछे की तरफ जाती है ना। तो जब आपकी बस रेस्ट से मोशन में जाती है तब आपकी जो बॉडी है वो पीछे की तरफ जाएगी, और जब आपके यहाँ पे जो जो ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन से रेस्ट पे आता है या फिर स्लो भी कर रहा है, अगर वो स्पीड एकदम से अप्लाई कर दे रहा है वो यहाँ पे एक आप बोल लो यहाँ पे कोई मोशन, तो उस केस में आप देखोगे जो आपकी बॉडी है वो आगे तरफ आ जाती है, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो फर्स्ट मोशन को, ठीक है, वही आपको यहाँ पे बताया गया लॉ ऑफ इनर्शिया, हम इस पर्टिकुलर मोशन का हम यहाँ पे नाम देते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ यहाँ पे जो फर्स्ट मोशन का जो लॉ है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, इसको हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो यहाँ पे आपको और क्या दे रखा है, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या था, जैसे मान लो आप अभी मैंने आपको स्टेटमेंट बताई थी कि जो आपका ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहता है, मोशन में है तो मोशन में रहता है, अनटिल जब भी आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दो, ठीक है। तो आपसे वो यही बोल रहा है, अगर आप उसको कोई भी अनडिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो, वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है या फिर मूव कर रहा है सेम वेलोसिटी के साथ, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तब हम उस चीज को क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट मोशन है बेसिकली उसका नाम यहाँ पे इसलिए पड़ा है लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम पे, और ये दो एग्जांपल्स आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आएंगे कि क्यों इसको हम लोग यहाँ पे इनर्शिया के नाम से भी हम लोग यहाँ पे इसको बुलाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आपको इनके बारे में बता रखा है, पर ऐसे आपको जानने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कम्पिटेटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। बस यहाँ पे ये बुक का नाम याद रख लेना जो इन्होंने यहाँ पे आप एक तरीके से यहाँ पे लिखी है, ठीक है, द लिटिल बैलेंस, तो बस ये नाम आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक।
अब देखो यहाँ पे ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे अपोजिट एक्सपीरियंस आपको कब देखने को मिलता है, जब अगर आपकी जो बस है वो यहाँ पे खड़ी हुई है और अगर वो एकदम से मूव करना शुरू कर देती है तो आपको एक झटका लगता है जिसमें जो आपकी बॉडी है वो पीछे की तरफ चली जाती है। तो ये भी आपका यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये दो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक, फिर अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे आ जाता है इनर्शिया एंड मास। तो देखो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा यहाँ पे इन दोनों के बारे में। तो देखो आपको क्या दे रखा है कि इफ इट इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, इफ इट इज मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कौन सी, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और वो रेस्ट पे ही रहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और वो मोशन में ही रहता है, तो जो ये प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, रेस्ट पे रेस्ट रहने की और आपके मोशन में मोशन रहने की, इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, बेसिकली इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये अभी मैंने ऊपर भी आपको समझाया, यहाँ पे भी आपको वही चीज समझाई जा रही है। ठीक, और एक चीज और याद रखना है यहाँ पे कि हर एक ऑब्जेक्ट का इनर्शिया सेम नहीं रहने वाला है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल में जैसे दे रखा है, मान लो एक एम्प्टी बॉक्स है, अगर आप उसको पुश करोगे तो आपको कम ताकत लगेगी उसको पुश करने में। वहीं पे अगर ऐसा कोई बॉक्स है जिसमें यहाँ पे कंप्लीट वो फिल है, ठीक है, किसी भी चीज से फिल है पर वो भारी बॉक्स है, तो उस केस में आपको यहाँ पे उसका जो इनर्शिया होगा वो ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे जरूर याद रखना है। जैसे आपको अगला एग्जांपल भी दे रखा है, फुटबॉल को किक करोगे यहाँ पे वो इजी रहे आपके लिए, वहीं पे अगर आप सेम साइज के स्टोन को किक करोगे तो वो आपके लिए यहाँ पे इजी नहीं रहने वाला है। तो यही सब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, फिर ना इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखने जाते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक अलग एग्जाम्पल अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर यहाँ पे हम ट्रेन के केस में बात करते हैं, ठीक है, ट्रेन बात कर लेते हैं या फिर छोटी सी कार के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आपको कार को पुश करना ज्यादा इजी है, ठीक है, एज कंपेयर टू ट्रेन। ठीक है, अगर आप मान लो यहाँ पे कोई 5 लोग हो और यहाँ पे आपकी कार कहीं खराब हो जाती है, 5 लोग मिलके पुश करते हैं, तो आप इजिली पुश कर सकते हो कार को। पर वही सेम 5 लोग अगर ट्रेन को मिलके पुश करेंगे ना, तो आप यहाँ पे उसको पुश नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग इनर्शिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही आपको दे रखा है कि हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट ऑफर लार्जर इनर्शिया, मतलब जो जितना ज्यादा मास का ऑब्जेक्ट होगा उसका जितना ज्यादा इनर्शिया होने वाला है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास, तो ये अभी मैंने आपको यही बताया, जितना ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा इनर्शिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। तो वही बेसिकली वही सेम पूरी चीज जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करी, कि रेस्ट पे अगर कोई चीज है वो रेस्ट पे ही रहती है, मोशन में अगर कोई चीज है वो मोशन में ही रहती है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। और आपका जो इनर्शिया है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा यहाँ पे मास रहेगा उतना ज्यादा आपको यहाँ पे इनर्शिया देखने को मिलेगा उसका। ठीक है, तो यही पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, यही आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे आ जाता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने देखा अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स आप लगाओ तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव करने लग जाता है ना, और इसकी वजह से आपकी वेलोसिटी में भी चेंजेस होते हैं। और अभी हमने यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से हमने फर्स्ट मोशन हमने यहाँ पे अच्छे से समझा एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है अब यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फोर्स के बारे में। ठीक है, तो सेकंड जो आपका यहाँ पे लॉ है उसमें आपको एक तरीके से आप समझ लो, आपको यहाँ पे डिफाइन मिलता है यहाँ पे फोर्स, कि फोर्स आपका क्या होता है, यहाँ पे एम ए होता है। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, पहली चीज यहाँ पे ये हो गई। दूसरी यहाँ पे कि सेकंड लॉ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको चेंज इन मोमेंटम देखने को मिलता है। जैसे ऊपर वाले में आपको यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज देखने को मिल रहा था, यहाँ पे आपको चेंज इन आपका यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। और ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो फोर्स का आपको एक तरीके से डेफिनेशन यहाँ मिल जाएगा, एफ इक्वल्स टू एम ए सेकेंड लॉ में, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आपको यहाँ पे देखो क्या आगे दे रखा है। तो यहाँ पे ना कुछ आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, अगर आप समझो तो यहाँ पे आपको ऐसे दे रखा है बेसिकली जो बताया गया है, कि यहाँ पे अगर हम लोग जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल को थोड़ा ड्रॉ करके ही मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक ट्रक खड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये फुटपाथ है और इस तरफ में यहाँ पे बस ये खड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये रेस्ट पे है, तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। मतलब यहाँ पे आप अगर आप इसके साइड से जाओगे या इधर बगल से भी जाओगे तो आपको इससे कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, ये आपको हर्ट नहीं कर पाएगा। वहीं पे अगर आप मान के चलो, अगर ये मोशन में रहता है और आप इसके सामने ही खड़े रहते हैं, ठीक है, भले ही अगर मान के हम लोग चलते कि यहाँ पे ये 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में भी चल रहा हो, ठीक है, पर ये हमेशा चलता ही रहे और आप हमेशा बस खड़े ही हो उसके सामने, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक टाइम पे आके आपको यहाँ पे मतलब एक तरीके से आपके लिए वो खराबी है। ठीक है, मतलब सीधा आप यहाँ पे उस इंसान की डेथ हो सकती है।
ठीक है? तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है? जो आपका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का, वो बेसिकली यहाँ पे मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है, जो यहाँ पे आपको फोर्स भी समझाई जा रही है, कि जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे ट्रक का, ठीक है? जब तक वो खड़ा हुआ है, भले उसका मास कितना भी है, ठीक है? आपको पता है ट्रक का मास बहुत ज़्यादा होता है, पर क्योंकि अब वो यहाँ पे उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वो आपको हर्ट नहीं कर सकता। पर अगर अब यहाँ पे एक आपका ट्रक आता है जो आपका यहाँ पे मोशन में भी है, मतलब मूव भी कर रहा है, वेलोसिटी भी है उसकी, भले थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो पर है अभी भी, और साथ ही साथ आपको पता ही कि आपका यहाँ पे जो मास होता है वो यहाँ पे ट्रक का बहुत ज्यादा होता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है आपकी यहाँ पे कि वेलोसिटी इंटू मास आप करोगे, यहाँ मतलब यहाँ पे जब देखोगे यहाँ पे जो इम्पैक्ट आएगा ऑब्जेक्ट पे, मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, ये इंसान हो गया। तो इस इंसान पे जो ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे जो इम्पैक्ट आएगा वो यहाँ पे ज्यादा आने वाला है, क्योंकि जो यहाँ पे इम्पैक्ट है वो आपका मास और वेलोसिटी दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, इसलिए आपको यहाँ पे ये एग्जांपल समझाया गया है। ना उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे देखते हैं तो यहाँ पे जो आपका मोमेंटम है, मोमेंटम को हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं एम इंटू वी। ठीक है? तो एम क्या होता है आपका, जो आपका होता है एम वो होता है मास, और वी होता है आपका यहाँ पे वेलोसिटी। ठीक है? और हम लोग यहाँ पे पी से बेसिकली मोमेंटम को डिनोट करते हैं, तो पी इक्वल्स टू एम वी होता है। तो ये आपको बस यहाँ पे याद रख लेना है। और ये आपका अगर आप देखोगे तो डायरेक्शन आपका वेलोसिटी की डायरेक्शन में रहने वाले, इसका एसआई यूनिट क्या है यहाँ पे, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है? तो ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और वही सेम आपको यहाँ पे याद रखना है, अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे लग रही है। ठीक है? सिंस द एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स brings a change in the velocity of an object, it is therefore clear that a force also produce a change in momentum। तो जो हमने यहाँ पे फर्स्ट लॉ से पढ़ा था कि अनबैलेंस फोर्स की वजह से आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है, मूव कर पाता है, क्योंकि वहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हो पाता है। तो उसी की वजह से जो आपका यहाँ पे फोर्स है वो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कर पा रहा है। ठीक है? तो यही पॉइंट आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे सेकेंड लॉ थोड़ा अच्छे से छोटी, आप बोल रहे हो यहाँ पे डेफिनेशन में समझा रखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ यहाँ पे बेसिकली क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये बोल रहा है कि जो आपका यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है, जो ऑब्जेक्ट है उसका, वो आपका प्रोपोर्शनल रहता है आपका किससे, वो आपका प्रोपोर्शनल रहता है अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स के साथ। ठीक है? जो भी आप यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन में लगा रहे हो, एक्स्ट्रा जो आप यहाँ पे बेसिकली अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हो ना यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे वो उसके प्रोपोर्शनल रहता है आपका चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है? तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और यहाँ पे आपको एफ इक्वल्स टू एम ए, ये डेफिनेशन भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है? अब यहाँ पे यही बेसिकली यही जो आपका यहाँ पे डेफिनेशन है, इसको हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, और यहाँ पे अलग अलग तरीके से हम इस चीज को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है? उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखो मास एंड एक्सेलरेशन आपकी एसआई यूनिट्स ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले चैप्टर में। मास की होती है केजी, और आपके यहाँ पे एक्सेलरेशन की होती है यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है? तो ये सब हम यहाँ पे पिछले ही चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है यही यहाँ पे मेन होने वाला है सबसे ज्यादा। ठीक है? और यहाँ पे एक चीज याद रखना है, ये आपका फोर्स का फॉर्मूला है। ठीक है? किसका फॉर्मूला है? ये आपका फोर्स का फॉर्मूला है। तो फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है? और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है? तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन। तो क्वेश्चन में अगर आपको दे दिया जाएगा, अगर ऐसा भी होता है कभी कभी न्यूटन ना देके आपको इन फॉर्म में दे देता है। ठीक है? तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। जो आपकी यहाँ पे एसआई यूनिट्स होती है ना, कि एमकेएस जिसको हम लोग बोलते हैं, एक टाइप का आपका सिस्टम होता है एमकेएस सिस्टम। ठीक है? जिसमें आपके यहाँ पे मीटर हो गया, फिर आपका यहाँ पे जो लेंथ का होता है मीटर, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे मास का हो गया केजी, ठीक है, फिर टाइम का सेकंड। तो उसके केस में यहाँ पे ये एसआई यूनिट्स आप उसके मदद से यहाँ पे ये यूनिट्स निकलती हैं। तो इनके फॉर्म में भी आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो न्यूटन को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका सिंबल क्या होता है न्यूटन का, वो आपका होता है यहाँ पे कैपिटल एन। ठीक है? तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे जरूरी है, जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक। अब ना उसके अगर हम आगे यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो आप सबसे बड़ा आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा यहाँ पे क्रिकेटर्स में। अगर आप देखोगे तो जब भी आप यहाँ पे बॉल को कैच करते हो, तो अब जैसे यहाँ पे इसने इस इंसान ने यहाँ पे देखो इधर इसने बॉल को कैच किया, पर उसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ज्यादा टाइम लगाया। ठीक है? टाइम वो इंक्रीज कर रहा है ताकि जो यहाँ पे इस बॉल की जो वेलोसिटी है उसको यहाँ पे वो डिक्रीज कर पाए। ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे बॉल को कैच कर लिया है। ठीक है? पर इसने अपने हाथ को यहाँ पे नहीं रोका, इसने क्या किया, अपने हाथों को इस डायरेक्शन में वो लेकर आया ताकि वो अलग से एक्स्ट्रा टाइम लेकर आए, जिसकी वजह से जो उस बॉल की जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ठीक है? तो यही आपको यहाँ पे ऊपर दे रखा है। तो यहाँ पे क्या किया उसने, इंक्रीज किया टाइम,
जिसकी वजह से जो उसकी वेलोसिटी है यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी और जीरो बन जाएगी, क्योंकि अब वो यहाँ पे क्या आ गई, उसके हाथ में आ गई तो रेस्ट में आ गई, इसलिए यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी वो क्या हो गई, अब यहाँ पे डिक्रीज होके जीरो हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है, और इसकी वजह से यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि जो उसका इम्पैक्ट था बॉल का वो यहाँ पे एक तरीके से रिड्यूस हो गया एकदम। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ये फॉर्मूले दे रखे हैं जो आप यहाँ पे एफ इक्वल्स टू एम ए के फॉर्म में आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो ए हमने ऊपर पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। तो ए का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन में हमने देखा था वी आपका क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, यू होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी। तो हमने यहाँ पे ए के टर्म्स में पढ़ रखा था एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टी इन्होंने एफ से मल्टीप्लाई करा दिया और फिर एम को दोनों से मल्टीप्लाई करा के ये फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, तो बस आपको अगर ये फॉर्मूला भी पता है तो ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे पता चल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पिछले चैप्टर में डिस्कस भी कर रखा है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये और याद रख लेना, अगर यहाँ पे u और v दोनों अगर आपके सेम आते हैं तो ऑब्वियस सी बात यहाँ पे क्या आ जाते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका रेस्ट पे होने वाला है। नाउ अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारे यहाँ पे होने वाला है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखो यहाँ पे तीन लॉ ऑफ मोशन है। पहला था हमारे यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा था लॉ ऑफ मोमेंटम, तीसरा यहाँ पे हमारे पास है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ये सबसे इजी लॉ ऑफ मोशन है जो हमेशा हर एक को याद रहता है। तो यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट आप बहुत इजीली इसको याद रख सकते हो। इसकी स्टेटमेंट क्या है, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पे रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन मतलब क्या होता है, यहाँ पे फोर्स। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन मतलब क्या है, यहाँ पे फोर्स। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि हर एक तरीके की फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पे फोर्स होती है कोई ना कोई। ठीक है, तो ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये स्टेटमेंट बस हमेशा याद रखना और ये हमेशा हर एक को याद रहती है। अगर आप यहाँ पे किसी से पूछोगे ना थर्ड लॉ ऑफ मोशन या फिर कोई भी लॉ ऑफ मोशन अगर उसको पता हो, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो यहाँ पे उसको डेफिनेटली पता ही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने पहले दो मोशन में हमने जो लॉज ऑफ मोशन करे थे उसमें हमने देखा था कि कैसे आपकी यहाँ पे जो फोर्स आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वो आपकी कैसे मोशन की यहाँ पे चेंज करती है। ठीक है, चेंज इन मोशन हमें यहाँ पे कैसे देखने को मिलता है, जो भी हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं उनसे, वो हमने यहाँ पे शुरू के दो लॉज ऑफ मोशन में हमने यहाँ पे देखा था। अब देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बेसिकली आपसे क्या बोला जा रहा है कि अब जैसे मान लो यहाँ पे ये एक आपका एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है बेसिकली, अगर आपका यहाँ पे ये जो ए ऑब्जेक्ट है, अगर ये फोर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बी पे, मतलब यहाँ पे ये फोर्स लगाता है बी पे, तो बी भी यहाँ पे एक फोर्स लगाएगा ए पे जो कि इक्वल रहने वाली है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे ए ने फोर्स लगाया बी पे, तो बी भी यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा ए पे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको हमेशा यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है क्या, ए अगर बी पे यहाँ पे फोर्स लगा रहा है तो बी भी आपका ए पे फोर्स लगाता है और वो इक्वल अमाउंट की रहती है। ठीक है, दोनों फोर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे आपको दे रखा है कि दीज टू फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पे वही मैंने आपको यहाँ पे बताया, ए आपका बी पे लगा रहा है और बी आपका ए पे लगा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में ही रहने वाली है और सेम मैग्नीट्यूड की रहने वाली है, मतलब सेम स्ट्रेंथ की रहने वाली है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर यहाँ पे हमने डिस्कस किया एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, मतलब यहाँ पे फोर्स यहाँ पे यही इन्होंने क्लियरली बता दिया, एक्शन और रिएक्शन मतलब क्या है, यहाँ पे फोर्स है। ठीक है, तो हर एक तरीके के एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो यही पॉइंट आपको यहाँ पे बार बार याद रखना है जब भी हम यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, पर हम यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल से यहाँ पे चलते हैं, इस वाले एग्जाम्पल से। तो देखो जब आप यहाँ पे मान के चलो आप यहाँ पे खड़े हुए हो रेस्ट पे, ठीक है, और जब आप यहाँ पे स्टार्ट कर देते हो वॉक करना है यहाँ पे रोड पे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप एक्सेलरेट कर रहे हो। ठीक है, आप एक्सेलरेशन में जा रहे हो। तो उस केस में आप यहाँ पे क्या देखते हो कि आपको यहाँ पे क्या है, एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसको यहाँ पे उस पर्टिकुलर आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन में जाने के लिए, जो कि हमने यहाँ पे किस में देखा था, हमने यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने यहाँ पे क्लियरली देखा था। ठीक, और यहाँ पे कौन से टाइप की फोर्स आप लगाते हो, तो वो आपकी रहती है यहाँ पे मस्कुलर फोर्स। ठीक है, जो आपकी यहाँ पे स्ट्रेंथ है, आप उसके मदद से आप अपनी बॉडी को आगे लेके जा रहे हो, है ना। पर इसी के साथ साथ आपको एक और याद रखना है यहाँ पे कि इसके साथ साथ आपकी यहाँ पे एक और फोर्स लगती है अपोजिट डायरेक्शन में, वो यहाँ पे लगाता है कौन, वो लगाता है यहाँ पे रोड। ठीक है, तो रोड भी बेसिकली आपका एक फोर्स लगाता है जो कि आपकी इक्वल मैग्नीट्यूड की रहती है और अपोजिट डायरेक्शन में रहती है। जो भी आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो जिसके थ्रू आप यहाँ पे मूव कर रहे हो, तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है और यही आपकी हेल्प करता है मूव करने में फॉरवर्ड। ठीक है, तो आपकी आप भी एक फोर्स लगा रहे हो, साथ ही साथ
रोड भी एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है इक्वल मैग्नीट्यूड की, जिसकी वजह से आप यहाँ पे मूव कर पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना है। तो ये आपका यहाँ पे एग्जाम्पल था, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे रोक के ये सब पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारे यहाँ पे होने वाला है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको दो बॉल दे रखी है ए और बी, और यहाँ पे आपको दे रखा है कि आपकी यहाँ पे जो फोर्स है, ठीक है, यहाँ पे आपको देखो क्या दे रखा है, हम लोग यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे आपकी कोई भी एक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे कि कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स आपकी यहाँ पे किसी भी बॉल पे एक्ट नहीं कर रही है। और ये यू ए और यू बी क्या है, यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटीज। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, यहाँ पे वेलोसिटीज है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो यू ए है, मतलब जहाँ पे जो ए बॉल की वेलोसिटी है वो आपकी ज्यादा है, वो ग्रेटर है किससे, बी बॉल से। ठीक है, बी बॉल की वेलोसिटी से वो आपकी ए बॉल की वेलोसिटी बड़ी है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो पहले में, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पर ए आपकी पीछे है। और जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, वेलोसिटी आपकी ए की बड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक टाइम पे आके बी बॉल से टकराएगी ही टकराएगी, क्योंकि वो एक ही पाथ पे चल रहे हैं, है ना। तो जब यहाँ पे वो कोलाइड करेगी, ठीक है, अब यहाँ पे ये कोलाइड हो गया, पहले यहाँ पे चल रहे थे, अब यहाँ पे वो कोलाइड कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे फोर्स। तो फोर्स यहाँ पे ए फोर्स लगाएगा बी पे, जो कि यहाँ पे डिनोट कर रखा है यहाँ पे ए बी की तरह, मतलब ए ने बी में लगाया, इसलिए यहाँ पे इसको एफ ए बी करके डिनोट कर दिया। ठीक है, फिर बी बॉल ने यहाँ पे जो फोर्स लगाया उसको हमने डिनोट किया यहाँ पे एफ बी ए, मतलब बी ने यहाँ पे क्योंकि ए पे फोर्स लगाया है, और फोर्स लगाया इसलिए एफ लिखा है, और बी ने ए पे लगाया इसलिए हमने यहाँ पे पहले बी लिखा है फिर ए लिखा है यहाँ पे अपनी सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सिंपल चीजें हैं यहाँ पे, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, तो आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब उसने एक बार कोलाइड कर दिया, तो उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे दो फाइनल वेलोसिटी, जो कि आपकी होने वाले वी ए और वी बी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पहले भी पिछले चैप्टर में डिस्कस किया, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पे यू से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पे वी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपकी पहले वेलोसिटीज क्या थी, यू ए थी और यू वी थी। और आपका जो यू ए है, मतलब जो आपकी वेलोसिटी है बॉल ए की, वो आपकी ज्यादा है वेलोसिटी ऑफ बी से। ठीक है, जो आपकी दूसरी बॉल है उससे उसकी वेलोसिटी कम है ए वाली बॉल से, ठीक है, पहली वाली बॉल से। तो ऑब्वियस ही बात है, दोनों एक डायरेक्शन में अगर मूव कर रही हैं, तो आपकी जो ए है वो क्योंकि पीछे चल रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा तो यहाँ पे एक दूसरे से ये लोग टकराएंगे टकराएंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला पहले क्लोजन कोलिजन से पहले यहाँ पे क्या था, और यहाँ पे कोलाइड होने के बाद यहाँ पे क्या था। ठीक है, तो कोलाइड होने के बाद फोर्स इसने लगाया, ए ने लगाया बी पे, बी ने लगाया यहाँ पे ए पे, और यहाँ पे उनको दो वेलोसिटीज यहाँ पे मिली। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिला यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम, जो हमने यहाँ पे सेकेंड लॉ हमने यहाँ पे जो पढ़ा था मोशन का उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। अब ये क्या है, बेसिकली आपका है ये एक्सेलरेशन, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है पिछले चैप्टर्स में भी। तो एक्सेलरेशन को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बॉल का यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, तो ये आपका यहाँ पे होने वाला है जो आप देखो यहाँ पे ये क्या है, अच्छा यहाँ पे ध्यान से सुनना, F इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, एम ए होता है। ठीक है, हमें आई होप कि इतना चीज तो अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ी है, आपको समझ में आ गई हो। अब यहाँ पे जो आपको ये m दिख रहा है ना, वो ये वाला m है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको ये फोर्स का फॉर्मूला दे रखा है, और उसमें ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, जो हमने यहाँ पे ऊपर भी देखा है अभी कुछ देर पहले ही। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, और एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है वो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया है, तो इसलिए मैंने आपको हमेशा बोला है कि चैप्टर वाइज आपको करते जाना है, क्योंकि आने वाले चैप्टर में जो चीजें यहाँ पे यूज हो रही है वो एक दूसरे से यहाँ पे लिंक्ड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। तो यही आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, फिर जो बी बॉल है, बी बॉल का आपको यहाँ पे फोर्स इस तरीके से यहाँ पे लिखा है, मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है। और यहाँ पे इसके लिए भी सेम ही रहने वाला है, बस एक जो आपका सबस्क्रिप्ट में लिखा है उसकी जगह आप यहाँ पे बी यूज कर लोगे। ठीक, अब उसका जो अगली चीज यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको यहाँ पे लगेगा, तो जो आपकी फोर्स लगेगी, क्योंकि ए ने जो बी पे लगाया है वो आपका हमेशा इक्वल रहने वाला है बी ने जो ए पे लगाया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो यही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इक्वल फोर्स लगेगी और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो आप यहाँ पे उसको कुछ इस तरीके से जब लिखोगे, तो आपको लास्ट में इस तरीके का कुछ यहाँ पे फॉर्मूला देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे ये चीज क्या है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनना। तो ये जो आपकी वेलोसिटी है, ठीक है, ये आपका एक तरीके से सॉरी फोर्स है। ठीक है, तो ये आपका ये वाला फोर्स था आपका फर्स्ट वाली बॉल का, ये वाला फोर्स था आपका किसका यहाँ पे, दूसरी वाली का। ठीक है,
तो ये फोर्स बोल रहा हूँ, सॉरी, मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंटम जो आपका यहाँ पे जो हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे m इंटू वी होता है, p इक्वल्स टू m इंटू वी। हमने वेलोसिटी, मतलब ये हमने जब मोमेंटम ने डिस्कस किया था, पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, इस चैप्टर में भी डिस्कस किया है। तो p इक्वल्स टू m इंटू वी होता है। तो यहाँ पे v क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना। तो हमने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या दे रखी थी, u a दे रखी थी, u b दे रखी थी। इसलिए हम यहाँ पे v की जगह u a और u b लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमें क्या दे रखी थी, यू ए और यू बी दे रखी थी, और टोटल मोमेंटम, मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, p इक्वल्स टू एम वी, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। और p से हम लोग डिनोट करते हैं बेसिकली यहाँ पे मोमेंटम को। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये पहली बॉल का यहाँ पे मोमेंटम है, दूसरी बॉल का मोमेंटम है, और ये आपका कोलाइड होने से पहले का है, ठीक है। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखना, क्योंकि यहाँ पे यू की बात हो रही है, यू ए और यू बी। यू क्या होता है, इनिशियल होता है, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे बाद वाले को इक्वल टू के, तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बी वी। तो वी क्या होता है, आपका फाइनल वेलोसिटी होती है। तो वी ए मतलब यहाँ पे जब कोलाइड हो चुकी हैं बॉल्स, उसके बाद जो यहाँ पे उनका मोमेंटम बना, तो यहाँ पे क्या बना, ये दोनों मोमेंटम बेसिकली आपके यहाँ पे होने वाले इक्वल, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका यहाँ पे मोमेंटम है बिफोर कोलाइड, मतलब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, आपके हमेशा इक्वल रहते हैं टोटल मोमेंटम जो होते हैं, ठीक है। तो यही चीज आपको यहाँ पे बताई जा रही है कि टोटल मोमेंटम जो आपको यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे कोलिजन से पहले का, वो आपका इक्वल रहने वाला है आफ्टर कोलिजन के, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इससे आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो आपका टोटल मोमेंटम है वो अनचेंज्ड है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे एक तरीके से फिजिक्स का एक फंडामेंटल लॉ है, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका मोमेंटम लॉस नहीं हो रहा है, ना ही कुछ इंक्रीज हो रहा है, आपका हमेशा वो सेम रह रहा है, कोलिजन से पहले भी और कोलिजन के बाद भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे यही आपका लास्ट टॉपिक था। इसके बाद आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखे, तो जो हम यहाँ पे अगले वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन प्लस आपके सारे एग्जांपल। तो इसके साथ अपने यहाँ पे पूरा चैप्टर हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। अगर आप पहली बार वीडियो पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।